Hello children, now again welcome on our YouTube channel Total Solution Coaching Classes। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि फिलहाल हम सोशल साइंस क्लास 10th चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं और अभी हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस में इनके कुछ शुरुआती क्वेश्चंस को समझाया था। जैसे कि हमने सबसे पहले आपको समझाया था व्हाट इज नेशनलिज्म एंड व्हाट इम्पैक्ट क्रिएट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन नेशनलिज्म। चलिए आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस लाए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया आए और गांधी जी जब इंडिया आए तो इन्होंने पूरी तरीके से जो हमारा एक वो था मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश उसको चेंज कर दिया। बिकॉज व्हेन महात्मा गांधी कम इंडिया सो दे ब्रिंग अ पावरफुल वेपन। जब गांधी जी इंडिया आए वापस तो वो अपने साथ एक बहुत पावरफुल वेपन लेके आए। यहां पे वेपन से मतलब किसी न्यूक्लियर बॉम्ब या AK-47 या मिसाइल से नहीं है। यहां वेपन से मतलब है एक ऐसा मेथड जो गांधी जी ने अडॉप्ट किया और फिर उस गांधी जी के मेथड को पूरे इंडिया में अडॉप्ट किया और उस मेथड के थ्रू ही आगे चल के ये देश हमारा आजाद हो गया। उस मेथड का अगर हम वैसे नाम बताएं तो वो मेथड था सत्याग्रह। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा वो क्वेश्चन ही यही है, एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह। यानी जो आपके टॉपिक में इंक्लूड है सत्याग्रह, उससे जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह, डिफाइन सत्याग्रह। और भी कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। तो अगर हम सत्याग्रह की वैसे बात करें तो बेसिकली सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। मतलब हमें हमेशा सच के साथ रहना और सच्चा रहना है। यानी जो सत्याग्रह की मेन आइडियोलॉजी वो क्या कह रही है कि हम हमेशा खुद को ऐसे रास्ते पे चलाएं जो सत्य की ओर जाता हो। यानी हमेशा खुद सच्चाई के साथ रहें और सच्चे रहें। और अगर हम उस कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं और फिर अगर हम इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के नॉन वायलेंस की जरूरत नहीं है। सत्याग्रह हमें हमारी फाइट बिना वायलेंस के यानी नॉन वायलेंस के साथ जिता देगा। अब आपको इसको आंसर में कैसे देना है तो ये देखो आपके सामने शो हो रहा है। अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह तो आप कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह वी ऑलवेज नीड ट्रुथ एंड व्हेन वी फाइट against injustice so we don't need any kind of physical violence, सत्याग्रह could win the battle through the non violence। यानी अगर हम इस आइडियोलॉजी की बात करें व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह तो आप कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह we always need the truth and when we fight against injustice so we don't need any kind of physical violence and सत्याग्रह could win the battle through the non violence। यानी जब हम बात करते हैं सत्याग्रह की तो सत्याग्रह की आइडियोलॉजी क्या कहती है कि हमेशा सच्चे रहो और अगर आप सच्चे हो और इनजस्टिस के खिलाफ यानी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार के कोई भी फिजिकल वायलेंस की जरूरत नहीं है। सत्याग्रह आपको आपकी लड़ाई नॉन वायलेंस के साथ यानी अहिंसा के साथ क्या करेगा, जिता देगा। वैसे भी गांधी जी कहते थे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हमारा परम धर्म है। और अगर हम हिंसा छोड़ के अहिंसा को अपनाते हैं तो हमें ऐसा कोई भी वर्क नहीं है दुनिया में जो ना कर पाए। चलिए जो ये थर्ड क्वेश्चन है उसके बाद हम बेटा मूव करते हैं आपके सिलेबस के फोर्थ क्वेश्चन पर। यानी जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है तो पैराग्राफ से जो क्वेश्चन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, आफ्टर अराइविंग इन इंडिया वेयर वॉज महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया। यानी गांधी जी जब इंडिया आए साउथ अफ्रीका से 1915 के बाद तो उन्होंने कहां सक्सेसफुली सत्याग्रह मूवमेंट क्या किए, ऑकर किए। यानी कहां कहां पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किए सत्याग्रह मूवमेंट, कहां कहां पे वो गए। तो देखो गांधी जी जैसे इंडिया आए तो सारे इंडिया को सबसे पहले उन्होंने घूमा जाना। गांधी जी जैसे महान व्यक्ति जब होते हैं ना तो बड़े स्टेप बाय स्टेप वो वर्क करते हैं। उन्होंने पहले इंडिया को घूमा जाना पहचाना और फिर उन्होंने देखा कि कैसे इंडिया जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान है और अगर हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुक्ति दिलानी है तो वाकई में सबसे पहले इंडिया में और इंडियंस को
सत्याग्रह की टीचिंग देना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसकी शुरुआत उन्होंने कई घटनाओं से की। उसमें जो पहली घटना थी वो क्या थी? चंपारण मूवमेंट। यानी अगर हम देखें, आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज मेनी सक्सेसफुल मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। यानी गांधी जी जब इंडिया आए तो उन्होंने कई जगह पर सक्सेसफुली मूवमेंट किए। अगर उसमें देखें तो सबसे पहला मूवमेंट क्या था? गांधी जी फर्स्टली सपोर्ट चंपारण पीजेंट्स इन 1917 अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। यानी गांधी जी जब इंडिया आए तो उन्होंने सबसे पहले चंपारण के किसानों को 1917 में सपोर्ट किया। किसके अगेंस्ट? ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट। यानी अगर हम देखें यहां पे कि गांधी जी पहली बार बिहार की तरफ गए 1917 में, और उन्होंने यहां देखा कि कुछ किसान प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा कि जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल में और फिर उसके बाद अगर देखें तो बिहार में कोशिश की कि जो लोग ट्रेडिशनली फूड क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसको वो छोड़कर क्या करें? इंडिको जैसा प्लांटेशन सिस्टम अडॉप्ट करें, जो कि यहाँ के किसान नहीं चाह रहे थे। यहाँ का जो लोकल फार्मर था वो चाह रहा था कि हम इस तरीके की ट्रेडिशनल अपनी फार्मिंग करें जो हमारे परिवार की जरूरत को पूरा करे। यानी अलग अलग प्रकार की फूड क्रॉप्स और पल्सेस वगैरह वो जो ग्रो किए आ रहा था सदियों से। लेकिन ब्रिटिश क्या चाह रहे थे कि हम लोग प्लांटेशन करें, जिसका अपोज कर रहे थे बिहार में चंपारण के किसान, जिसको गांधी जी ने सपोर्ट किया। अगर आगे देखें तो अगर आगे का देखा जाए तो यहां पे अगर हम देखें तो उसके बाद जब बिहार में उन्होंने मूवमेंट किया या सपोर्ट किया मूवमेंट को, उसके बाद ये उसी साल यानी इन द सेम ईयर गांधी जी सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट फार्मर। अब यहां पे गांधी जी फिर गुजरात गए। गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां के किसान भी उसी समय मूवमेंट कर रहे थे। वो परेशान थे कि उनका जो एरिया था वो प्लेग एपिडेमिक से परेशान था। यानी प्लेग नाम की एक महामारी फैली हुई थी जिसकी वजह से उनकी जो इनकम थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी और वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। और वो चाह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू को रिलैक्स कर दे, इसलिए रेवेन्यू को रिलैक्स कराने के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया, जिस मूवमेंट को गांधी जी ने सपोर्ट किया। यानी गांधी जी ने सेकेंडली मूवमेंट जो यहाँ पे सपोर्ट किया इंडिया में, वो भी सेम ईयर 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट फार्मर को सपोर्ट करने के लिए किया। और फाइनली इन 1918 ही सपोर्ट अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर। 1980 में गांधी जी गुजरात में ही अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर को सपोर्ट करते हैं जो मूवमेंट कर रहे थे अपनी पुअर वर्किंग कंडीशन और सैलरी को लेकर, और इस मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया और सत्याग्रह उनके लिए भी ऑर्गेनाइज किए। तो अगर हम रिकैप में बताएं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? आफ्टर अराइविंग इन इंडिया वेयर वॉज महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया। तो आप इसको किस तरीके से दे सकते हो? आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। फर्स्टली गांधी जी सपोर्ट इन 1917 बिहार मूवमेंट दैट done by the peasants in Champaran for the against oppressive plantation system. And now Gandhi ji leave Gujarat Kheda district and support the farmers. They create a movement against the British for relaxation in revenue. And finally Gandhi ji went Ahmedabad and support the movement of cotton mill workers for against पुअर वर्किंग कंडीशन। तो अगर हम देखें गांधी जी इंडिया में आने के बाद उन्होंने कई जगह सक्सेसफुली मूवमेंट किए। जैसे गांधी जी देखो सबसे पहले कहां गए? बिहार के चंपारण। वहां पर उन्होंने किसानों को सपोर्ट किया जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट क्या कर रहे थे? मूवमेंट कर रहे थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे वो भी परेशान थे, वो भी रेवेन्यू नहीं ले पा रहे थे प्लेग एपिडेमिक की वजह से, तो उन्हें सपोर्ट किया गांधी जी ने। और फाइनली 1980 में जब तक कि उन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट जो कि आगे आने वाला रॉलेट एक्ट मूवमेंट नहीं किया था, तब तक उन्होंने अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर को भी सपोर्ट किया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम इसके लिए आपको दोबारा वीडियो में क्या करेंगे? दोबारा आपको समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? रॉलेट एक्ट, डिस्क्राइब रॉलेट एक्ट। तो अगर हम इसको देखें तो कैसे देख सकते हैं? तो देखिए रॉलेट एक्ट था क्या? एक्चुअल में आप जानते हो बेटा उस समय हमारे यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और एक्ट का मतलब होता है कानून, नियम।
और जब जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए कानून बनाती है। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोस्ट ऑफ द इंटेंशन इस तरीके के कानूनों के लिए रहता था कि कोई भी इंडियंस उनके अगेंस्ट ना आ पाए। वैसे ही एक दबाने वाला कानून या हम लोगों को परेशान करने वाला कानून या डिप्रेस करने वाला कानून था रॉलेट एक्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था 1919 में। अब सबसे पहले देखते हैं, अगर बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो क्या पूछेगा आपसे। क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब रॉलेट एक्ट, डिफाइन रॉलेट एक्ट या व्हाट वाज द मेन प्रोविजन ऑफ रॉलेट एक्ट। तो अगर ये आंसर क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से आंसर दोगे। तो अगर हम बात करते हैं डिस्क्राइब रॉलेट एक्ट, तो देखें आप, इन 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास रॉलेट एक्ट लॉ, यानी 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट लॉ पास किया। अब व्हाट वाज द मेन प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट arrest any political activists and put jail without trial for 2 years। यानी जो रॉलेट एक्ट था उसमें एक ऐसा प्रोविजन उन्होंने रखा कि ब्रिटिश किसी भी इंडियंस को जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होगा उसको जेल में डाल सकती है विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रायल। एक्चुअली बेटा क्या होता है, आज की डेट में जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसके पास एक राइट्स होता है जिसको अरेस्ट किया जाता है कि ब्रिटिश को 24 आवर के अंदर उसे कोर्ट में ले जाना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने, और यहीं से उसका ट्रायल मतलब एक प्रोसेस चालू हो जाती है जिसमें उसके पास राइट रहता है जिसको अरेस्ट किया गया कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकता है, और पुलिस जिसने अरेस्ट किया वो उसके खिलाफ सबूत लाके उसे अपराधी साबित करने में लग जाती है। इससे दोनों के लिए फेयर चांस रहता है और जो फैक्ट होता है वो निकल के आता है, और फाइनली जो गलत होता है, अगर अपराधी गलत है तो उसको सजा दी जाती है, और अगर वो गलत नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है और उसको अदालत की तरफ से बरी कर दिया जाता है। इस चीज को बोलते हैं ट्रायल। लेकिन पहले क्या हो रहा था, पहले के जमाने में जब रॉलेट एक्ट आया तो यहां पे क्या मिल गया, रॉलेट एक्ट के तहत एक बहुत बड़ी पावर मिल गई ब्रिटिश को। कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस कानून के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती थी किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के और जेल में डाल सकती थी विदाउट ट्रायल 2 years, मतलब कोई सुनने वाला नहीं 2 साल तक। ऐसे में तो हम लोग बहुत डर जाते कि भाई ब्रिटिश के अगेंस्ट हमने कुछ बोला भी तो हमें जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए और हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो हम उनके खिलाफ कुछ ना बोले। यानी इतना खतरनाक उन्होंने ये कानून दिया। और अगर इसको आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, डिस्क्राइब रॉलेट एक्ट, तो सीधे लिखोगे इन 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास रॉलेट एक्ट लॉ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास किया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अगर इस कानून के हिसाब से देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव अ राइट टू अरेस्ट एनी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पुट इनटू द जेल विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मतलब ब्रिटिश को अधिकार मिल गया कि आप 2 सालों के लिए क्या डाल सकते हो, उन्हें जेल में डाल सकते हो बिना किसी ट्रायल के। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में आपके लिए लाएंगे। चिल्ड्रन, गुड बाय। एंड जिन्होंने अभी तक फॉलो ना किया हो वो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस सभी सब्जेक्ट के साथ हम लाते रहेंगे।